सभी छात्रों को आज की इस ऑनलाइन क्लास जो विद्या भारती द्वारा संचालित है उसमें सबका स्वागत है। मैं सुनील कुमार लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर से आज आपको प्रकाश से संबंधित अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का अध्ययन कराएंगे और आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा भूमिका पर जाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश अगर एक की अवधारणा समझनी है तो हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और एक जहाँ पर प्रकाश कहीं से भी नहीं आ रहा, तो वहाँ पर यदि हम किसी वस्तु को है देखना चाहते हैं तो क्या वो हमें दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। और यदि हम वहाँ पर एक बल्ब, एक दिया या कुछ भी प्रकाश का स्रोत ले आते हैं तो वह वस्तु, वहाँ पर रखी हुई वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। तो प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश वह है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। वस्तुओं को दिखाने में सहायक है प्रकाश। तो प्रकाश, और प्रकाश के बाद हम चलते हैं, हमने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किसी समतल पर टकराता है तो वह उससे टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में पहुंच जाता है। उस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यदि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु हमें परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। क्यों? यदि किसी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो वह वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। तो समझ में आ जाएगी प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन ये है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल से टकरा रही है तो वापस उसी माध्यम में पहुंच जाती है टकराने के पश्चात। ये प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था हमने पूर्व की कक्षा में। क्या पढ़ा था? परावर्तन। इसका अंग्रेजी में नाम है रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन। इस घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। एक इसी से संबंधित घटना पर विचार करते हैं। यदि हम कोई पारदर्शी वस्तु लेते हैं, जैसे कि ये गिलास है और इसमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है, तो ये वस्तु क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ हो गया। अब पारदर्शी पदार्थ में भी प्रकाश का क्या घटना घटित होती है उसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। हमने एक इसमें सिक्का डाला, कॉइन डाल रखी है इस गिलास में। इस गिलास में एक कॉइन डाल रखी है और उस कॉइन को हम देख रहे हैं, सिक्के को देख रहे हैं, तो हमें यथास्थिति में दिखाई देता है, ऊपर से भी और यहाँ से भी। लेकिन यदि हम इस गिलास में थोड़ा सा पानी डाल दें तो आप देखेंगे कि यदि ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन यदि हम साइड में से उसको देखते हैं तो हमें सिक्का बड़ा भी दिखाई देता है और थोड़ा सा अपने तल से ऊपर उठा हुआ भी दिखाई देता है। तो ये क्या घटना है? ये क्या घटना है? या एक और आपको एक क्रियाकलाप और करते हैं। एक गिलास में पानी लिया है, इस गिलास में हम ये पेन रखते हैं। यदि हम इसे बाहर से देखते हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे कि ये गिलास में रखा हुआ पेन हमको टेढ़ा दिखाई दे रहा है। टेढ़ा क्यों दिखाई दे रहा है? ये सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? तो इन घटनाओं पर यदि हम विचार करें तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको चित्र के माध्यम से यहां देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन, जैसे मान लिया हमारे पास एक वायु माध्यम है। वायु में से जब कोई प्रकाश किरण कांच में जाती है, जैसा कि हमने यहां दिखाया, वायु में से कोई प्रकाश की किरण कांच में जाती है तो वह सीधी ना जाकर अपने मार्ग से मुड़ जाती है। क्या होता है कि वह आपतन बिंदु पर टकराकर और इस अभिलंब के और मुड़ जाती है। अब यह आपतन बिंदु, पहले इनको समझेंगे क्योंकि अगर हमें यही चीज नहीं पता है, जो किरण आती है प्रकाश की, कोई भी किरण पड़ती है किसी भी समतल पर तो वो क्या कहलाती है? आपतित किरण। क्या कहलाती है? आपतित किरण। और जिस बिंदु पर वह किसी तल से टकराती है उसको कहते हैं
आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और टकराने के पश्चात जो किरण जाती है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है वो अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब। यह अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण समझ में आ गई, आप अपवर्तित किरण समझ में आ गई, आपतन बिंदु समझ में आ गया और अभिलंब समझ में आ गया होगा। तो जब ये हमें शब्द पता है तो हम जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी वायु, और वायु एक माध्यम है, से गुजरती है और जल कांच दूसरा माध्यम है उसमें प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो अपवर्तन की हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन को ही इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। किसका? प्रकाश का। तो समझ में आ गया होगा। जब एक माध्यम से कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब यहां दो चित्र मैंने दिखा रखे हैं। एक में वायु से एक प्रकाश की किरण कांच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ रही होगी। आपने देखा होगा कि ये इधर की तरफ हो जाती है, सीधी ना जाकर कहां हो जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब वही प्रकाश किरण जल एक माध्यम है उससे वायु में जाती है तो वह प्रकाश अभिलंब से पर हट जाती है, दूर की ओर हट जाती है। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो ये इसलिए होता है कि वायु और कांच में वायु विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम है। वायु विरल माध्यम है और कांच सघन मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सघन माध्यम है। विरल और सघन का मतलब ये होगा डेंसिटी कम या ज्यादा है, उसको कहते हैं वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। ठीक है ना? तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब सघन माध्यम से, यहां जल क्या है? सघन माध्यम है और वायु क्या है? विरल माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये दोनों अंतर माध्यमों की सघनता, डेंसिटी पर निर्भर करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन की घटना समझ में आ गया होगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये जो परिभाषा लिखवाई है सब नोट कर लेंगे और बार बार देखकर इसे याद भी कर लेंगे। अब आते हैं हम अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के क्या क्या नियम हैं? तो अपवर्तन के दो नियम हैं। क्या है? अपवर्तन के नियम।
जैसे परावर्तन के दो नियम हैं वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में मिलती हैं। पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर मिलती हैं। तो ये क्या है? प्रथम नियम है। आपतित किरण आपतन बिंदु अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में मिलती हैं। ये था हमारा क्या? प्रथम नियम। दूसरा नियम है, एक ये जो होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। तो इनके दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आप, तथा अपवर्तन की कोण की ज्या साइन का अनुपात नियत रहता है, एक नियतांक होता है। ये है हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ये हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम है। ये दोनों नियम हमें याद होने चाहिए और बताने आने चाहिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने अपवर्तन के नियम पढ़े। अब क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? उसके लिए इन्हें नोट कर लेंगे सब। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक को निकालने के लिए हम निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम में प्रकाश की चाल उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक एक ऐसी राशि है, इसका कोई क्या होता? मात्रक नहीं होता। क्यों? निर्वात में प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। जब दोनों ऊपर नीचे एक जैसे आएंगे तो ये कट जाते हैं, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है? जो बातें बताई हैं उन्हें समझते रहना है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक
निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं, और अपवर्तन अंक का कोई मात्रक नहीं होता। अब आते हैं इनसे संबंधित सामान्य घटनाएं क्या है हमारे जीवन में, कि अपवर्तनांक से संबंधित सामान्य घटनाएं हैं। अब जैसे मैंने ये दिया, यही आपको गिलास दिखाया था, ये पेन हमें तिरछा क्यों दिखाई देता है, कांच यहाँ माध्यम है, जब इस पेन से टकराने वाली प्रकाश किरणें जल और कांच में से होकर गुजरती हैं, जल में से और कांच में से होकर हमारे पास तक गुजरती हैं, तो जो डूबा हुआ भाग है और जो ऊपर का भाग है उसमें वायु और कांच हो गया, इसमें जल और कांच हो गया। इनके अपवर्तनांक के कारण, इनके निरपेक्ष अपवर्तनांक के कारण ये हमें टेढ़ा दिखाई देता, लेकिन टेढ़ा नहीं होता। इसी प्रकार से कोई जल में डूबी हुई वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। और एक सामान्य सी घटना क्या है, तारे, रात को स्वच्छ आकाश में तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या तारे वास्तव में टिमटिमाते हैं? तारे वास्तव में टिमटिमाते नहीं हैं। तारे क्या होता है, तारों का प्रकाश कभी हम तक पहुंचता है और कभी हम तक नहीं पहुंचता है, तो इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ये होता है, जब तारों का प्रकाश हमारे पृथ्वी का आवरण वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न परतें होती हैं, वायुमंडल की विभिन्न परतें होते हैं जिनका निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग अलग होता है, और उसके कारण वे उनका प्रकाश कभी हम तक पहुंच पाता है और कभी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये भी एक अपवर्तनांक की घटनाओं में से है। इसी प्रकार हमारे सामान्य जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके द्वारा हम अपवर्तन की घटना का अध्ययन कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपवर्तन के लिए, जिस प्रकार हमने परावर्तन की घटना के लिए पढ़े थे कि हमारे पास क्या थे, 3 प्रकार के दर्पण थे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसमें दर्पणों में क्या था, दर्पणों में हमारे पास एक तरफ पॉलिश की होती थी, एक तरफ कांच के जो परत होती है, समतल पृष्ठ होता था, उस पर एक तरफ पॉलिश की होती है और दूसरी तरफ, ये पॉलिश भी 2 तरह की होती है, पहले इसमें चांदी का वह पॉलिश की होती है, उसके ऊपर रेड ऑक्साइड की पॉलिश की होती है, जिसके कारण वो टकराकर वापस हमारे तक प्रकाश आसानी से पहुंचता है और उसमें अपना प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से लेंस की घटनाएं, इसी प्रकार से अपवर्तन की घटना के लिए लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? लेंसों का। अब लेंस क्या है, लेंस क्या है? और लेंस पारदर्शी माध्यम का टुकड़ा होता है। ये है हमारे पास लेंस, 2 तरह के लेंस हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। वास्तव में क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम क्या हो गया, इसमें कांच, पारदर्शी माध्यम कांच हो गया, कांच का एक टुकड़ा होता है और जिसके दोनों पृष्ठ वक्र, या तो दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं या एक पृष्ठ वक्र होता है और एक समतल होता है, तो वे क्या कहलाते हैं, हमें लेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेंस। अब लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब इनकी पहचान, सामान्यतः पहचान, इनकी सामान्यतः पहचान ये होती है कि उत्तल लेंस दोनों ओर से वक्र होता है, दोनों ओर से, बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है। इसी प्रकार अवतल लेंस किनारों पर से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। तो ये पहचान है सामान्यतः, जो हम बिना आंख बंद कर भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस है। समझ में आ गया होगा उत्तल लेंस, और लेंस की परिभाषा समझ में आ गई होगी। लेंस किसे कहते हैं? पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा जो दोनों ओर से वक्र हो सकता है या एक ओर से वक्र हो सकता है, एक ओर से समतल हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और लेंस 2 प्रकार के होते हैं। अब लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम, अब लेंस से थोड़ी सी आपको समझा देता हूं, लेंस क्या है। ये हमने अभी केवल आपको दिखाया है, इस प्रकार से लेंस होते हैं। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। बताया, ये बीच में से मोटा होता है, किनारों पर से पतला होता है, और ये किनारों पर से मोटा होता है, थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं इसे, और बीच में से पतला होता है। ये इसकी सामान्य पहचान है। लेकिन इसकी एक पहचान ये भी है कि यदि इस पर कोई समांतर प्रकाश किरण पड़ती है तो क्या होता है, वह दूसरी ओर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है।
क्या होती है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, और इस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। तो जब इस पर पड़ने वाली, किसी लेंस पर पड़ने वाली समांतर प्रकाश किरण एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है तो कहते हैं अभिसारित। केंद्रित का मतलब एक बिंदु पर मिल रही है तो उसे अभिसारित कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारित हो रही है, तो इसलिए इस लेंस का नाम अभिसारी लेंस भी है। क्या नाम है, अभिसारी लेंस भी है। जबकि इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो वे फैलती हैं। क्या होता है, फैलती हैं, लेकिन पीछे की ओर वास्तव में मिलती हैं, तो इसलिए इसे अपसारित होती हैं। फैलना मतलब अपसार होना, तो इसलिए इसका नाम अपसारी लेंस भी है। क्या नाम है, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। क्या, अपसारी और अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इन लेंसों के दो नाम हो गए, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, अवतल लेंस और अपसारी लेंस। तो ये हमें समझ में आ गया होगा। लेंस से संबंधित कुछ पारिभाषिक बिंदु हैं, उनको, पारिभाषिक शब्द हैं, उनको भी समझेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है पूरा। एक लेंस के बीचों बीच, इस लेंस के बीचों बीच एक अक्ष होता है जिसे एक्स वाई कहते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। लेंस के बीचों बीच से गुजरने वाली एक रेखा जो लेंस को दो सममित भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष एक्स वाई। अब एक, यदि इसके दोनों किनारों को मिला दें और मुख्य अक्ष को जहां पर ये काटे, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र P। इसी प्रकार ये जो हमारा लेंस है, इसकी गोलाई जिस गोले से मानी जाती है और उसका जो केंद्र बिंदु होता है, मान लिया एक केंद्र बिंदु है इसका, तो ये इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। क्योंकि इसमें दो गोले हैं तो ये दो होते हैं, तो इसे C1 कहेंगे और इसे C2 कहेंगे। तो ये क्या होते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होते हैं, C1 व C2। ठीक है ना, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र C1 और C2। C1 और P के बीच में एक मध्य बिंदु होता है, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी प्रकार C2 और इसके बीच में होता है फोकस बिंदु, इसको कहते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु वह होता है जब किसी लेंस पर पड़ने वाली समांतर प्रकाश किरणें टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो क्या कहलाता है, उसका फोकस बिंदु कहलाता है। तो फोकस बिंदु भी दो होते हैं, F1 और F2। क्या होते हैं, F1 व F2। ये प्रकाशिक केंद्र हो गए। तो ये समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। इनकी परिभाषा मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन आप देखकर समझकर अपने आप लिखेंगे। जो जो मैं बोल रहा हूं उसे बार बार सुनकर अपने आप लिखेंगे। फोकस दूरी क्या होती है, F1 और P के जो बीच की दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसी प्रकार P और F2 के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। F1P तथा F2P ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो ये इससे संबंधित कुछ सामान्य शब्दावली थी जो हमें समझनी आवश्यक है आगे के लिए। अब आते हैं हम लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। किसी लेंस से प्रतिबिंब बनने के लिए मैं केवल एक से बता रहा हूं। जैसे तीन बातों का ध्यान रखना। क्या कि अभी बताया था मैंने, इस पे पड़ने वाली समांतर प्रकाश किरणें कहाँ से होकर गुजरती हैं, कहाँ से होकर गुजरती हैं, F से होकर गुजरेगी। ठीक है ना, और इसी प्रकार से ये गुजरेगी और इसी प्रकार से ये गुजरेगी। तो किसी भी लेंस से समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से
अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं वो उसका फोकस बिंदु होता है। क्या होता है? फोकस बिंदु होता है। और यही है, अवतल लेंस में वे अपसारित होती है लेकिन पीछे की तरफ मुड़ती हैं, वे पीछे की तरफ मिलती हैं। और पीछे की तरफ कौन से बिंदु पर मिलेंगी? F1 पर मिलेंगी। तो यानी कि वे या तो प्रतीत होंगी और या मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं। तो वो किस बिंदु पर मिलती हैं? फोकस बिंदु पर मिलती है। तो पहला नियम यही है कि समांतर पर आने वाली प्रकाश किरणें या तो फोकस बिंदु पर मिलेंगी अपवर्तन के पश्चात या पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये नियम है। दूसरा, यदि प्रकाशिक केंद्र से इस बिंदु से होकर कोई प्रकाश की किरण आती है, यहां पर आती है, तो वो बिना विचलित हुए सीधी की सीधी क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? सीधी की सीधी अपवर्तित हो जाती है। उसमें कोई मुड़ाव या कोई विचलन नहीं होता। कौन से बिंदु से? प्रकाशिक केंद्र से। यदि कोई आपतित प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से टकराती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी अपवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? सीधी अपवर्तित हो जाती है। एक तीसरी घटना है, इसका उल्टा जो ऊपर करा था अभी, यदि कोई प्रकाश की किरण यहां से आ रही है तो वे टकराने के पश्चात क्या हो जाती है? समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। ये प्रकाश के लेंस के प्रतिबिंब बनने के नियम है। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उस प्रकार से। तो ये क्या हो जाती है? समांतर हो जाती हैं। यहाँ समांतर थी तो फोकस बिंदु पर मिलती है, या फोकस बिंदु से आ रही हैं तो समांतर हो जाती हैं और एक प्रकाशिक केंद्र से सीधे विचलित, बिना विचलन के सीधे निकल जाती हैं। ये तीन नियम हैं हमारे प्रतिबिंब बनाने के। अब हम प्रतिबिंबों का बनना, लेंस में प्रतिबिंबों का बनना, इसका अध्ययन करेंगे। और इसके अध्ययन के लिए हम इसका जो चार्ट हमने लगा रखा है उसका अध्ययन करेंगे। देखो, उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों का बनना देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? यदि वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब क्या होगा? देखो, पहला नियम बताया था मैंने, यहाँ से एक जो हमारा प्रतिबिंब है उससे एक समांतर प्रकाश किरण चलाएंगे, वो कहाँ से होकर गुजरेगी? F बिंदु से होकर गुजरेगी। दूसरी, इस प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र से मिलाएंगे, लेकिन ये आगे कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि आगे यहाँ दिख रहा होगा कि आगे को चौड़ी होती जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें पीछे को बढ़ाएंगे तो ये आगे जाकर मिल रही हैं और आगे जाकर मिल रही हैं तो जहाँ पर मिलती है वहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बन रहा है और ऊपर की तरफ बन रहा है तो सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। और क्योंकि जिधर वस्तु रखी है उधर ही बन रहा है तो वो कैसा प्रतिबिंब कहलाता है? वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब दूसरी ओर आ जाते हैं हम दूसरे भाग पर कि यदि वस्तु फोकस बिंदु पर रखी है, कहाँ रखी है? फोकस बिंदु पर। अभी नियमों में पढ़ाया था कि वो टकराने के पश्चात, लेंस से टकराने के पश्चात वे दोनों प्रकाश की किरणें एक समांतर जाती हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से वो अनंत के ऊपर चला जाएगा। अब तीसरी स्थिति में क्या होता है कि वस्तु हमने कहाँ रख दी? अब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य में रख दी। कहाँ रख दी? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य में रख दी तो वही एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ये आगे जाकर एक उस पर मिलेंगे बिंदु पर नीचे की तरफ, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है ना? और उल्टा बने क्योंकि उसी तरफ दूसरी तरफ बन रहा है तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कितनी स्थिति होगी हमारी? 3। अब हम आते हैं चौथी स्थिति पर। चौथी स्थिति पर यदि वस्तु हमने कहाँ रख दी? वस्तु वक्रता केंद्र पर रख दी। यदि वस्तु हमने वक्रता केंद्र पर रख दी तो वक्रता केंद्र पर रखते ही वस्तु क्या हो जाएगी? उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा और उसी आकार का बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है? और कैसा हो जाएगा? ये वास्तविक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वास्तविक होगा। ये भी जो इधर प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे वास्तविक होंगे। तीसरा, 5वीं स्थिति में आते हैं कि यदि फोकस दूरी से दोगुनी दूरी के बाद वस्तु रखी है, हमारी यहाँ पे रखी है वस्तु, तो वस्तु यहाँ पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ है? उसका प्रतिबिंब यहाँ से गुजरेगा। पहले समांतर प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ जाएगी और ये इधर को आएगा तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ है? इधर आ जाएगा। किस किस के बीच में आ जाएगा?
हमारा प्रतिबिंब फोकस और इस वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब भी वास्तविक छोटा बनेगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा। अब आते हैं लास्ट स्थिति में, क्या कि वस्तु अपनी दूरी पर रखी, प्रतिबिंब दूसरी ओर कहाँ पर रखी, अनंत पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। कहाँ बनेगा, क्योंकि अनंत पर रखी है। अनंत का मतलब क्या हो गया, अनंत पर अभी नियम में बताया कि अनंत पर जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। और फोकस बिंदु पर बिंदु मात्र बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु मात्र बनेगा। ये थी हमारी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। अब आती है अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या होती है कि यदि वस्तु कहीं भी रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनेगा, ठीक है ना। आभासी, छोटा और सीधा बनेगा। शेष आज की कक्षा में इतना ही है, शेष अगली कक्षा में लेंगे। और इसके मेरी आशा है कि आप लोग आप सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे और अपनी पुस्तक का भी अध्ययन करेंगे।